ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक नीचे एक डेफिनेशन दे रखी है, ये देखो, ठीक, आहार्यते अन्न नालिका इति आहार, ठीक है, जिसका आहरण हम करते हैं और किसके द्वारा करते हैं, अन्न नालिका के द्वारा करते हैं, ठीक है, अन्न नालिका के द्वारा सर जिसका भी स्क्रीन ग्रहण शेयर कर, नहीं हो रही है, क्या कह रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या, एक मिनट, अभी हो गई, जी सर। ठीक है, देखो ये जो नीचे लिखा है, आहार्यते अन्न नालिका इतिहार, ठीक है, अन्न नालिका के द्वारा जिसका हम हरण करते हैं वो सभी हमारे लिए आहार है, ठीक है, और उस आहार में आपके सॉलिड भी चीज़ आ जाती है और लिक्विड भी चीज़ आ जाती है, ठीक है, ऐसा चक्रपाणी का कहना है, ठीक है। अब देखो पहला श्लोक इसमें लिखा है, इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श विविध विधिवत अहित अन्नपानम, ठीक है, तो ऐसा अन्न जो कि हमारे लिए वर्ण में, गंध में, रस में और स्पर्श में इष्ट हो, मतलब मन को अनुकूल हो, ठीक है, और विधि पूर्वक बनाया गया हो, और हितकारी अन्नपन हो, हितम अन्नपानम, हितकारी अन्नपन हो, अन्नपान हो, प्राणी नाम प्राणी संज्ञा का नाम, ठीक है, प्राणी संज्ञा का मतलब क्या हुआ, प्राणी संज्ञा का चक्रपाणी के अनुसार लिखा हुआ है कि प्राणी संज्ञा का नाम स्थावर प्राणी प्रतिषेधम, मतलब स्थावर प्राणियों को छोड़कर बाकी प्राणियों के लिए, ठीक है, तो स्थावर के बाद क्या बचे, जंगम बचे, तो जंगम मतलब जो मूवेबल हैं, जिनमें चेतना है, चेतना भी कौन सी है, बाह्य चेतना है, ठीक है, तो जो गंध वर्ण रस स्पर्श में मन के अनुकूल हो, विधि पूर्वक बनाया गया हो, हितकारी हो, और जांगम द्रव्यों के लिए, यानी कि जांगम द्रव्यों के प्राणियों के लिए हितकारी हो, ठीक है, और ऐसे जो आहार है, ठीक है, ऐसा जो आहार है उस आहार की हम, जो कुशल लोग हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए या ऐसे आहार की हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो एक खास बात नहीं है इसमें, देखो इसमें देखो, तत्र ईना नाम अंतर अग्नि स्थिति, और आगे लिखा है प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ, जब इसको ग्रहण कर लेते हैं तो इसका फल हमें दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, अगर तत् ईना नाम अंतर अग्नि स्थिति, मतलब अगर ईंधन है, ईंधन मतलब फूड है हमारे पास, तो हमारी अग्नि की स्थिति बनी रहती है, अगर फूड नहीं लेंगे तो अग्नि भी बंद हो जाएगी, अग्नि खत्म हो जाएगी, ठीक है, और अग्नि खत्म हो जाएगी तो आदमी शांतो अग्नि म्रियते, अग्नि खत्म हो जाएगी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है, आगे लिखा है तत् सतो ऊर्जति, अगर ये खाना बहुत अच्छा है तो हमारा ऊर्जा प्रदान देगा, सतुम ऊर्जति, ऊर्जा को बढ़ाएगा, ठीक है, तत् शरीरम धातु विहु बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद कर्म, ठीक है, धातुओं में बल देगा, ठीक है, बल वर्ण को बढ़ाएगा और प्रसाद करेगा, ठीक है, और इसके विपरीत जो हार होगा वो अहितकर होगा हमारे लिए, ठीक है, तो इस श्लोक में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक पहली लाइन को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाली को, ठीक है, क्योंकि पार्टी संघ क्या चीज़ है, पूछ सकता है वो, ठीक है, और एक प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ, इस आहार का जो हमें अनुमान कैसा होता है, प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो हमारे लिए, जैसे हमने 25वें चैप्टर में पढ़ी थी हितकर अहितकर चीज़ें, ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे भी बताई हुई हैं, ठीक है, तत् स्वभावतम उदकम क्लेदयति, स्वभाव से ही उदक जो जल होता है वो क्लेद करने वाला होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उदकम क्लेदयति, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लवणम विस्यंदति, लवण में बताई देता आपको, लवण विस्यंदन करता है, ठीक है, क्षारम पाचयति, इंपॉर्टेंट है, क्षार पाचयति निशान लगा लो, क्षारम पाचयति, ठीक है, मधु संदताति, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगा लीजिए, संदताति का मतलब क्या है, जोड़ना, ठीक है, देखो इसकी टीका में क्या लिखा हुआ नीचे, संदताति में लिखा है संदताति विश्लिष्टानि मांस आदि संश्लेषयति, ठीक है, मांस आदि का संश्लेषण करे,
संश्लेषण मतलब जोड़े, ठीक है। जो मांस त्वचा आदि छिन्न भिन्न हो गए हैं, टूट गए हैं या ब्रेक हो गई है उसकी कंटिन्यूटी, या उसमें चोट लग गई है, तो उसको जोड़ने वाला जो होगा, संश्लेषित का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ेगा, जो मांस आदि को जोड़ेगा उसको बोलेंगे संधान करना, ठीक है, उसको संधातादि बोलेंगे। इसलिए जो मधु है वो संधान करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी कोई हम प्रोसीजर देखेंगे आपके पोस्ट ऑपरेटिवली सुश्रुत में, जहाँ भी मेंशन आया मधु का ही आया है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मधु लगाना चाहिए, ठीक है। चोट लग जाए तो मधु के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि मधु क्या करता है, संधान करता है, ठीक है। सर्पी स्नेहति, सर्पी स्नेहन कराता है। क्षीरम जीवयति, ठीक है। मांसम बृहति, मांस भ्रणन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मांसम बृहण्यति निशान लगाना, उसके बगल में देखो रसम पीण्यति, तो यहाँ रस की टीका में लिखा हुआ है कि रस का मतलब मांस रस है, तो मांस रस तो क्या करता है, पीड़न करने के लिए बोला है, और मांसम बृहण्यति बोला है, तो दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन की है, निशान लगा दें दोनों, ठीक है। सुरार जर्जरी करोती, जर्जरी का मतलब होता है शिथिल करना, और सुरा क्या करती है, शरीर को शिथिल कर देती है, तो सुरा जर्जरी करोती। सिद्धू अवधमती, सिद्धू मतलब मदिरा का प्रकार है, ठीक है। और अवधमती का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, कृषि करोती, ठीक है, कृषण कर देती है, सिद्धू क्या करती है, कृषि करोती, यानी कि शरीर का कृषण कर देती है। द्राक्षासव दीपन पाचन करता ही है, तो द्राक्षासव दीप्यति, ठीक है। फाड़ितम आचिनोती, फाड़ित जो है वो इक्षु का ही, इक्षु कल्पना है उसका पार्ट है, ठीक है, जैसे गुड़ बनता है ऐसे फाड़ित बनता है। आचनोती का मतलब होता है दोषों को बढ़ाने वाला, ठीक है, तो फाड़ित क्या करता है, दोषों को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। दधि सोफ जनयति, अगर दधि का प्रयोग करेंगे तो सोफ को बढ़ा सकता है, दधि सोफम जनयति। पिन्याक शाकम ग्लप्यति, ठीक है। और मांस के बारे में मैंने आपको बताया था, मांस जो आएगा वो हमेशा मल को बढ़ाने वाला होगा, ठीक है, मल को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए लिखा है कि प्रभुत अंतर्मलो मांस सूपम, ठीक है। मांस सूप क्या करेगा, अंतर्मल को बढ़ा देगा, प्रभुत मात्रा में अंतर्मल को बढ़ा देगा। तो अगर किसी को बोल रहा है कि मेरे को मल नहीं बन पा रहा है अच्छे से, या मल कम बन रहा है, तो आप उसको मांस की चीज़ें खिलाइए, मांस में तो उड़द की दाल की चीज़ें खिलाइए, तो उसको जो बल्क है वो जल्दी बनेगा उसका, ठीक है। देखो क्षार हमने भी पढ़ा था, पाँच यति, अब नीचे लिखा है कि दृष्टि शुक्रग्रहण, शुक्रग्रहण क्षारम, दृष्टि और शुक्र के लिए अहितकर होता है, ठीक है, क्षार। और क्षार के बारे में पुंसत्व उपगतम उपघात करके लिखा आएगा, आगे भी आएगा पीछे भी आया हुआ था, ठीक है। ये आपके हितकर अहितकर आहार द्रव्य कुछ बता दिए यहाँ पे। इसके अलावा देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्राय पित्तलम अम्लम, ठीक है। अमल जो द्रव्य होते हैं प्राय क्या होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। अनियंत्र मतलब इसको छोड़ के, दाड़िम और आंवला, तो ये एक तरीके के अपवाद द्रव्य हो गए। यहाँ बोल रहा है कि अमल द्रव्य जो होते हैं पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, परंतु इन द्रव्यों को छोड़कर, दाड़िम और आमलक, दाड़िम और आमलक अम्ल होते हुए भी मधुर हो जाते हैं, मधुर विपाकी हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है प्राय श्लेष्मलम, ये नीचे वाली लाइन आपको पूरी याद करनी है, इसको पूरे को याद करो, वैसे इंपॉर्टेंट है ही है ये, ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। प्राय श्लेष्मलम मधुरम, ठीक है, मधुर द्रव्य प्राय क्या होंगे, श्लेष्मा को बढ़ाने वाले होंगे। अनियंत्रम मधुर मधुन प्राणशाली षष्ठी जब गोदू, मधुर जो द्रव्य होते हैं वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। अनियंत्र मतलब किनको छोड़कर, शाली षष्ठी प्राण, जो पुराने शाली षष्ठी हैं उनको छोड़कर, ठीक है। आगे लिखा है प्राय तिक्तम बातलम अभृश्यम, ठीक है। प्राय तिक्त द्रव्य जो होते हैं बात को बढ़ाने वाले होते हैं और अभृश्य होते हैं। अनियंत्रम इनको छोड़कर बेताग्र अमृता पटोल, बेताग्र और अमृत पटोल, ये इनको छोड़कर प्राय तिक्त द्रव्य क्या होते हैं, बातल और अभृश्य होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन हमने कल भी पढ़ी थी, प्राय कटुकम बातलम अभृश्यम, कटुक द्रव्य बातल और अभृश्य होते हैं किसको छोड़कर, पीपली विषिबेषजम, ठीक है, पीपली और विषिबेषज को छोड़कर ये वृश्य हो जाते हैं, कटु होते हुए भी वृश्य हो जाते हैं। तो ये आपको तीन चार चीज़ें यहाँ पे नीचे वाली लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे,
विषम प्रत्याहार्थ द्रव्य में जाएंगे। जो मैंने आपको कल बताया था, एक सामान्य प्रत्याहार्थ द्रव्य होते हैं, एक विषम प्रत्याहार्थ द्रव्य होते हैं। विषम प्रत्याहार्थ का मतलब क्या है? अगर किसी का रस मधुर है, ठीक है, तो विपाक क्या मधुर होना चाहिए और वीर्य से होना चाहिए। ये सामान्य नियम है। इस नियम को जो फॉलो नहीं करते उनके विपरीत विपाक और वीर्य आता है, ऐसे द्रव्य विषम प्रत्याहार्थ द्रव्य कहलाते हैं। और उन्हीं का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जो अन्न पान जो बताया है, आहार जो बताए हुए हैं, चरक में इन आहार द्रव्यों को कुछ वर्गों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपने स्टडी करने के हिसाब से, पढ़ाने के हिसाब से भी, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन करने के हिसाब से। तो आचार्य चरक ने 12 वर्ग बताए हुए, यहाँ पे लिखे हुए हैं 12 वर्ग। ठीक है, अब देखो ये 12 वर्ग कौन कौन से। पहला है सूक धान्य, सूकम, ठीक है, शमी, मांस, शाक और फलाश्रयाम। ठीक है, बरगान, हरित, मद, अम्बु, गौरस, इक्षु, कृतान और आहार। ठीक है, इस तरह से ये 12 वर्ग हैं। तो इनको एक तो ये वाली लाइन आपको याद कर लेना हो जाए तो। ठीक है, ये लाइन पूछ लेता है कौन कौन से हैं, इसमें नाम पूछ लेता है। देखो इसको याद करने का तरीका, जैसे सूक है, सूक के बाद क्या आ रहा है? का आ रहा है, का से कृतान। ठीक है, उसके बाद समी आ रहा है, समी के बाद, समी में मास, लास्ट में मास आ रहा है, तो माँ, माँ से चालू होगा एक मास। मास के बाद सा आ रहा है, सा से क्या चालू होगा? साक चालू होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये लाइन आपको, ये वाली लाइन याद करने की कोशिश करना। ठीक है, और बाकी एक बार रीडिंग मार लेना कौन कौन से वर्ग हैं इनमें से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कौन सा वर्ग चरक में बताया है, कौन सा सुश्रुत में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चरक में आपके 12 वर्ग हो गए, परंतु सुश्रुत में आप देखोगे, ठीक है, सुश्रुत में क्या है, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो द्रव वर्ग और एक बोल दिया अन्न, अन्न वर्ग या अन्न द्रव्य। ठीक है, एक तो द्रव द्रव्य हो गए और एक अन्न द्रव्य हो गए। ठीक है, द्रव द्रव्य जो है उनके 10 भाग कर दिए, 10 भागों में डिवाइड कर दिया उसे, द्रव वाले को। सुश्रुत की बता रहा हूँ मैं आपको। द्रव को 10 भागों में डिवाइड कर दिया और अन्न को 13 भागों में डिवाइड कर दिया, उसके 13 ग्रुप बना दिए। ठीक है, जबकि चरक में केवल 12 ही ग्रुप हैं, और वो भी दोनों को मिला के। ठीक है, तो मतलब और इलोबरेट किसने कर दिया? सुश्रुत ने कर दिया। ठीक है, अष्टांग हृदय की बात देखोगे आप, तो अष्टांग हृदय में भी 2 भागों में डिवाइड किया है, द्रव और अन्न। ठीक है, उन्होंने द्रव को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है और अन्न को उन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह में 5 के बाद 6 आएगा, इन 5 की जगह 6 कर दिया, और ये 7 से 6 कर दिया। ठीक है, ये ऊपर वाले में एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में एक कम कर दिया। ठीक है, तो मतलब एक को शिफ्ट किया होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। चरक का तो हमने पढ़ ही लिया, सुश्रुत का बता दिया मैंने, अष्टांग हृदय का, अष्टांग संग्रह का, ये सब बता दिया। इसको नोट कर लेना। ठीक है, जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा इसको जल्दी फास्ट निकाल देंगे, इसलिए मैं यहाँ एक बार बताता जा रहा हूँ आप लोगों को। अब सबसे पहले आपको सूख धान्य वर्ग के बारे में बता रहे हैं, सूख धान्य वर्ग क्या है। ठीक है, तो सूख धान्य का मतलब ऐसे जनरली क्या होता है, टीका में देखोगे तो जिसमें सूख हो, जैसे आप अनाज देखोगे, ठीक है, या फिर चावल देखोगे, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो फल आता है उसके ऊपर सूख होता है। सूख क्या है, मतलब ऐसे पैनी जैसी स्ट्रक्चर होती है, शार्प स्ट्रक्चर आगे की तरफ। ठीक है, ऐसे लास्ट में ये पैना ऐसा शार्प स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं सूख। ये सूख जिसमें प्रेजेंट होता है उसको अपन ने सूख वर्ग में रखा हुआ है, सूख धान्य वर्ग में रखा हुआ है। तो देखो इसमें लिखा है रक्तशाली, महाशाली, कल्म, सकनाहत। ठीक है, ये भी आपको, ये लाइन आपको याद करनी है। रक्तशाली, महाशाली, ये लाइन तो आपको याद करनी ही करनी है।
ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ और देखो, इसको याद करने का तरीका एक और है कि इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सूख धान्य के वर्ग है ना, उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो हैं, रक्तशाली आता है, इसमें महाशाली आता है, कल्म आता है, सकनाहत आता है। एक निशान लगाइए गौर पर, गौर आता है। ठीक है। एक निशान लगाइए पतंग, अलग सा नाम है थोड़ा सा और एक सारीबा। बाकी पे मैं निशान क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि बाकी में सब में आप देखोगे तो सब में एक जो अक्षर है वो वर्ड है वो कॉमन है। वो कौन सा? का। तो देखो कौन सा वर्ड कॉमन है? का। तूर्णक में का आ रहा है, दीर्घ सुख में का आ रहा है, पांडुक में का आ रहा है ना, और लांगली में का आ रहा है, सुगंधक में का आ रहा है, लोह में का आ रहा है, फिर मोदक में का, सब में का आ रहा है। तो इनमें जो मैंने बताया है इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, और पहली लाइन को आपको याद रखना है। पहली लाइन को क्यों याद रखना बताता हूँ मैं क्यों है। इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में देखो इसमें कि ये जो है सब सूख धान्य वर्ग के द्रव्य हैं। ठीक है। अब इनके लिए लिखा है कि सूख धान्य में जैसे आप अनाज खाते हैं तो अनाज क्या होता है? मीठा लगता है हमें, तो मधुर विपाकी हो गया, तो कॉमन सी बात है। तो रस क्या है? मधुर है, विपाक भी मधुर है उसका। ठीक है। तो और मधुर रस है, मधुर विपाक है, तो क्या होगा? शीत वीर्य होगा उसका। ठीक है। परंतु याद करना क्यों जरूरी है हमें, देखो मधुरम सीता रसे विपाके चे मधुरा, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अगर मधुर रस है तो वो बात का समन करेगा, त्रिधा मारुता घनंती ये नियम से। परंतु ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्प मारुता। ठीक है। अल्प मारुता मतलब बात का क्या करेगा? अल्प रूप से बात को कम करने वाला होगा। ठीक है। अल्प बात वर्धक होता है अल्प मारुता। ठीक है। यानी कि इसको बात को कम करना चाहिए था, बात को बढ़ा रहा है, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अल्प मारुता है, मधुर रस होते हुए भी, मधुर विपाक होते हुए भी अल्प मारुता है। ये आपको चीज़ ध्यान ध्यान रखनी है। और जो बात को बढ़ाते हैं वो रुक्षता उत्पन्न कर देते हैं, और रुक्षता उत्पन्न कर देते हैं इसका मतलब क्या? मल बाहर नहीं निकलेगा, रुक्षता की वजह से, ड्राइनेस की वजह से मल बाहर नहीं निकलेगा। तो बद्धम अल्प वर्चस्सम, बद्ध कर देगा मल को और अल्प मात्रा में निकलेगा। ठीक है। परंतु इसका जो अल्टीमेट शरीर को आपको ग्रहण कराता है, जो अनाज है वो ग्रहण कराता है, तो उसमें देखो ग्रहण कराने वाला है और शुक्र मूत्र ला, शुक्र और मूत्र को बढ़ाने वाला हो। ठीक है। तो बस ये लाइन आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अल्प मारुता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। बाकी आप कॉमन से चीज़ों से भी निकाल दोगे। ठीक है। उसके बाद देखो रक्तशाली हो गया, क्या बोलते हैं, सुगधान्य में सबसे पहले सुगधान्य में रक्तशाली हो गया। रक्तशाली में इसमें पहला वर्णन कर रहे हैं हम, रक्तशाली बरम। इन सब में जो हमने बताए थे अभी नाम पढ़े थे, इन सब में जो पहला अक्षर आया है ना, हमेशा पहले पहले बताने का मतलब यही होता है कि पहला वाला जो चीज़ है सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम सब अपामार्ग तंदुली अध्याय पढ़ रहे थे, सबसे पहले ड्रग उसने वर्णन की थी, वो कौन सी की थी? अपामार्ग से चालू किया है। इसका मतलब क्या है? सुरोवरेचन द्रव्यों में अपामार्ग सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। काफ़ी सारी द्रव्य बताए थे पर अपामार्ग सबसे फर्स्ट बताया था। ऐसे ही रक्तशाली को सबसे पहले बताया, इसलिए यहाँ पे लिखा है रक्तशाली भरम तेसाम, श्रेष्ठ है रक्तशाली इन सब में। ठीक है। तो अब से पूछे सुगधान्य में कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है, तो रक्तशाली श्रेष्ठ है। ठीक है। अब रक्तशाली जो है वो भी एक अन्य का ही प्रकार है, तो मधुर होगा। तो तृष्णाग्न, तृष्णा को शांत करने वाला, और त्रिमलापम, ठीक है, त्रिदोष शामक है। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, महास्त अनु कलमस्य तनु तत्परे, इससे न्यून महाशाली होता है और इससे न्यून कलम होता है। अगर इसका क्रम देखोगे आप दोबारा से तो देखो सबसे पहले रक्तशाली दे रखा है, फिर महाशाली दे रखा है, और फिर कलम दे रखा है, फिर सकनाहोत दे रखा है। तो इसका मतलब अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो ये इसका जो श्रेष्ठता का क्रम है वो कम होता जाएगा। ठीक है। और इधर की तरफ जाओगे तो ये श्रेष्ठता का क्रम बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये पहला याद करने के लिए बोला है। अगर वो उठाएगा तो यहाँ 4-5 में से उठा लेगा, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन था है। तो रक्तशाली तो आपको मालूम है, परंतु बाकी का क्रम आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ ये जो श्लोक है जिसका क्रम बताया हुआ है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, उसको क्रम को याद करना इंपॉर्टेंट।
ठीक है, एक ये भी याद रखना, यवक और हायना ये भी सूख धान्य के ही द्रव्य हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब आ गया आपका षष्टिक धान्य, ये भी सूख धान्य में ही आता है, षष्टिक धान्य। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, शीतम स्निग्धो अगुरु स्वादु त्रितोषग्नम स्त्रात्मक। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, षष्टिका प्रवरो गौरम कृष्णम गौरस तथो अनु। तो इसके दो प्रकार हो गए, षष्टिक धान्य के दो प्रकार हो गए, कि तो गौर हो गया और एक हो गया कृष्ण, जिसमें से आपका प्रवर कौन सा है, गौर प्रवर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो एक ये नीचे लाइन लिखी है इसके, षष्टिका षष्ठी रात्रिण पच्यन्ते। षष्टिका को षष्ठी धान्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 60 रात्रि में पच जाता है, 60 रात्रि मतलब 2 महीने में। ठीक है, इसलिए इसको षष्टिका रात्रि पच्यन्ते। ठीक है, और ये होता कब है, ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है इसलिए इसको ग्रीष्म षष्टिका भी बोलते हैं। ठीक है, महाप्रकाश ने बोला है ग्रीष्म षष्टिका भी इसको कहा जाता है। बस इतना याद रखो इसमें। अब देखो ब्री, ब्री भी आपका मधुर होगा, क्योंकि ये भी धान्य ही है। तो मधुरम अम्ल पाकस्य, मधुर होते हुए परंतु अम्ल विपाकीय। ठीक है, यानी कि विषम प्रत्याहार द्रव्य हो गया, तो अम्ल विपाकीय तो क्या होगा, पित्त को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि विषम प्रत्याहार द्रव्य में आ गया है। ठीक है, और आगे लिखा है पाटल, पाटल के लिखा है कि बहुमूत्र ऊष्मा। ये कोई खास बात नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्हीं इन्हीं ग्रुप के, कोर दूध श्यामक, इनको छोड़ दो आप। बस एक ये देखिए, कृष्ण रक्त पीत श्वेत प्रियंगु। ठीक है, तो ये प्रियंगु है, प्रियंगु के 4 भेद हैं, कृष्ण रक्त पीत और श्वेत। ठीक है, और आगे लिखा है यथोत्तर प्रधानम। अगर आप आगे की तरफ जाओगे इधर, कृष्ण रक्त पीत श्वेत, तो श्वेत वाला जो है सबसे ज़्यादा प्रधान होगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है, कृष्ण रक्त पीत श्वेत। ठीक है, क्रम जरूर याद रखना। आगे देखिए, जौ के गुण दे रखे हैं। ठीक है, जौ जौ भी एक तरीका का हमारे लिए अन्न ही होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है रूक्षम शीतो गुरु स्वादु बहुवात सक्रदम। ठीक है, तो स्वादु मतलब मधुर तो है ये, ठीक है, परंतु रुक्ष है, और शीत होते हैं, मधुर जो होते हैं वो शीत होते हैं। ठीक है, परंतु एक चीज फिर दोबारा से, ये वायु और मल को बढ़ाने वाले होते हैं, वात और मल को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए ये वात वर्धक है, इसलिए रुक्षता वाला आने वाला है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें जनरली स्वादु जो होते हैं वात के सामक होते हैं, परंतु फिर भी ये वात को बढ़ाने वाला है, और वात को बढ़ाएगा तो रुक्षता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो अगर मान लो वात को बढ़ा रहा है तो क्या करेगा, अल्टीमेटली श्लेष्म विकारनो, श्लेष्मा को कम कर देगा। ठीक है, और इसमें रस क्या बताया, कसाय रस और साथ में बताया स्थिरते कसाय से बल्यम। ठीक है, नीचे देखो वेणु, वेणु क्या होता है, बांस। इसके लिए सबसे अलग से चीज़ बताइए जो हम जनरली गैस नहीं कर सकते, मेद कृमि विसग्नम, मेद और कृमि और विसग्न होता है वेणु। ये अभी तक आया तो नहीं, परंतु मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये कभी पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ी अलग सी चीज़ है, मेद कृमि विसग्नम वेणु। ठीक है, बाकी कसाय अनुरस होता है और मधुर होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट में गेहूँ, गेहूँ जो हम खाते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो गेहूँ मधुर होता है, मधुर होता है तो वही, मधुर होगा तो क्या करेगा, बात का सामक होगा सामान्य नियम से। ठीक है, और शीतल होगा, तो देखो संधान
बात हरो, नॉर्मल सी बात है, संधान बात हरो, गोधूम स्वादु शीतलम, मधुर है और शीतल है। सामान्य सी बात है, कोई खास बात नहीं, परंतु आपको इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये जो लाइन है, यहाँ तो इसने कहा तो सही है संधान बात हरो, परंतु सुश्रुत ने यही कहा है पर उसको उल्टा बोल दिया है। जो बात हर होगा, ठीक है, उसको दूसरे दोषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब बात को हर रहा है तो दूसरे दोषों को बढ़ाएगा। तो देखो सुश्रुत की लाइन क्या है, संधान कृत श्लेषम कर। तो चाहे श्लेषम को बढ़ाने वाला बोलो या बात का संबंध करने वाला बोलो, बात लगभग एक ही चीज हो गई, क्योंकि ये पित्त और श्लेषम को पित्त पित्त हंता और संधान श्लेषम कर। ठीक है, तो ये लाइन जो है, अगर ऐसी लाइन आए तो ये चरक की है और ये सुश्रुत की। ठीक है, बाकी जीवन तो देने वाला है ये, अभी तो हम खाते हैं उसको, ब्रण करने वाला है ये, ब्रश्य है ये, इस तरह कर होते हैं। ठीक है, एक ये लाइन लगे कि नांदी मुखी और मधुली। ठीक है, ये भी सूख धान्य के प्रकार है, नांदी मुखी और मधुली, नाम डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, नांदी मुखी और मधुली क्या है, तो इस सूख धान्य के प्रकार है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और लिखी, नांदी मुखी मधुली इन दोनों को सुश्रुत ने कुधान्य वर्ग में लिखा है। कुधान्य वर्ग बताया अलग से सुश्रुत ने, जबकि चरक में तो हम किस में पढ़ रहे हैं, इसे सूख धान्य वर्ग में पढ़ रहे हैं, परंतु सुश्रुत ने कुधान्य वर्ग में लिखा हुआ है, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो ग्रुप है, ठीक है, समी धान्य। अभी तक हम पढ़ रहे थे सूख धान्य, अब आ गया आपका समी धान्य। ठीक है, समी धान्य में जो चीज़ें आती हैं वो जनरली दालें वगैरह आती हैं। ठीक है, तो देखो मूंग की दाल के लिए लिखा है कसाय मधुर, कसाय और मधुर रस वाली होती है, और जो चीज़ कसाय होती है जनरली वो रुक्षता वाली होती है। ठीक है, तो मधुर कसाय को देख लो चाहे मधुर को देख लो, दोनों ही शीत द्रव्य होते हैं लगभग, तो शीतता। पाके कटु लघु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मूंग की दाल के बारे में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। श्लेषम पित्तग्नम, श्लेषम और पित्त के बारे में कम करने वाला श्लेषम। ठीक है, और उत्तमो मता, मोदक जो यूज होता है, मोदक सूप होता है जो उत्तम बताया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक, उड़द की दाल, उड़द की दाल तो गुरु होती है, सबको ही पता है। ठीक है, और मधुर होती है, तो मधुर है और गुरु है। ठीक है, और वृश्य के लिए हम जब योग बनाते हैं तो उड़द की दाल के लड्डू बनाते हैं। ठीक है, तो उड़द की दाल हमेशा वृश्य का काम करते, वृश्य। ठीक है, और परम बात हरम। ठीक है, क्योंकि मधुर है तो बात को तो हर ही लेगी सामान्य नियम से तो। ठीक है, बस इम्पोर्टेंट है इसमें ये उष्ण होती है। ठीक है, शीत नहीं होती, उष्ण होती है, उष्णता वाली चीज़ को इसको ध्यान रखना। उड़द उष्ण होती है, शीत नहीं होती। ठीक है, जबकि वृषभ द्रव्य आपके हमेशा शीत आएंगे। ठीक है, ये उष्ण होती है। अब मैंने ये बताया था आपको उड़द की दाल के बारे में, इससे पहले बताया था कि उड़द की मांस के बारे में जब भी आएगा तो ये मल को बढ़ाने वाली होगी। तो देखो बहुमला। ठीक है, बहुमल, और वृश्य है तो पुंसत्व को बढ़ाने वाली, पुंसत्व बढ़ाने वाली। ठीक है, तो ये लाइन आपको बस याद रखनी है। इस तरह से उड़द की दाल हमेशा गुरु होती है, हम लोगों को पता है, मधुर रस होता है, वृश्य होती है। ठीक है, वृश्य होती है मल को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, परंतु उष्ण गुण की होती है। ठीक है, नीचे देखो वृश्य तीन प्रकार के होते हैं, जो वृश्य द्रव्य है वो तीन प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। कौन कौन से? शुक्र श्रुतिकर, शुक्र विवर्धनम और श्रुति वृद्धिकर। ठीक है, और उसमें से जो मास है वो इस वाली कैटेगरी में आती है, श्रुतिकर भी है और वृद्धिकर भी है। ठीक है, अब देखो राजमास के गुण। तो राजमास में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखना, राजमास सरो, रुच्यो, कफ शुक्र अमल पित्त। ठीक है, नीचे इसमें टीका में क्या लिखा हुआ है एक नंबर में,
राजमास, ये लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। राजमास सर होती है, विरेचक बताई हुई है, और रुचिकर होती है, ठीक है। कफ शुक्र और अमल पित्तनुत होती है, बस इतनी बात रखो। कुल्थी की दाल, देखो कुल्थी की दाल के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया, अग्रद्रव्य में भी। कुल्थी हमेशा उष्ण होती है, और कुल्थी उष्ण होती है और अस्मरी का भेदन भी करती है, ठीक है। और अम्ल विपाकी होती है, तो उष्ण है, अम्ल विपाकी है, ठीक है। तो उष्णता की वजह से कफ और शुक्र का और अनिल का नाश करने वाली होती है, या फिर समन करने वाली होती है, ठीक है। कुलथ ग्राहिणी, और देखो लास्ट में लिखा है कास हिक्का श्वास अर्श सहायताम, कास में, हिक्का में और श्वास में और अर्श में हितकारी होती है। इसलिए जब आप कास रोग पढ़ोगे तो उसमें आपको एक घृत आएगा, कुलथाधिघृत, ठीक है। इसलिए एक कास से चालू हो रहा है क्योंकि कास में दे रखी है, कुलथाधिघृत पढ़ोगे कास में आप, ठीक है। वहाँ जब पढ़ेंगे तब आपको याद दिलाएंगे एक बार, ठीक है। मकुष्ठ, मकुष्ठ के गुण, ये जो लाइन है ऐसी लाइन आपको दो तीन बार आएगी इस चैप्टर में। तो देखो, मधुरा मधुरा पाके ग्राहिणो रुक्ष शीतला, ठीक है। इस लाइन को डायरेक्ट याद कर लो, ग्राहिणो रुक्ष शीतला। तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ तक तो सेम है, 3-4 जगह आई है ये सेम लाइन, बस ये नीचे पीछे वाली लाइन है, ये चौड़ा चैन हो जाता है। ग्राहिणो रुक्ष शीतला बता दूंगा मैं एक साथ आपको कौन कौन किस किस में आई है, ठीक है। और रक्त पित्त ज्वर आदि सु, मोट की दाल आपकी है, वो ज्वर रक्त पित्त में देते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है चणक, मसूर, खंडिका, हरेणुका, ठीक है। इन सब के चारों का एक साथ लक्षण बता रहा है वो, ठीक है। तो हरेणुक जो है उसमें लिखा है कि लाहु शीत मधुर कसाय वृक्षणम, ठीक है। इसको छोड़ दो, बस इसको निशान लगाओ, नीचे वाली को देखो। मसूर, जब आप हम निदान स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ एक टर्म आएगा उपसे अनुपसे, ठीक है। तो वो उपसे अनुपसे के एक टेबल बनी हुई है, वहाँ बताया हुआ है कि वो 18 भेद हैं, ठीक है। उपसे अनुपसे के 18 भेद होता है, और उसमें बताया हुआ है कि अतिसार जो है, अतिसार में अगर आपको चिकित्सा करनी है तो मसूर खिलाओ, मसूर मसूर का सूप पिलाओ। मसूर क्या करता है, संग्राही का काम करता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि मसूरम संग्राही, ठीक है। और कलाय बातलम परम, जो आपकी कलाय मतलब मटर जो होती है वो बातल होती है, ठीक है, बात को बढ़ाने वाली होती है। जब मटर को खाओगे तो थोड़ी कसैली भी लगेगी, मीठी भी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कसाय और मधुर लिखा हुआ है, या तो कसाय द्रव्य है या मीठी आ जाएगी, ठीक है। तो कसाय द्रव्य से ही बातल बढ़ाने वाली होती है, बात को बढ़ाने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तिल के गुण, ठीक है। तिल के गुण हम पिछली बार भी पढ़ चुके थे इस नए अध्याय में, और यहाँ भी पढ़ेंगे। स्निग्धम, क्योंकि स्निग्ध तो होगा ही, तिल है तो, ठीक है, जब तो उससे ऑयल निकलता है, ठीक है। और उष्णम, मधुरम तिक्तम कसाय कटु तिक्तलम, ठीक है। ये पूरी लाइन याद रखना। और तिल का तेल हम बालों में लगाते हैं, तिल का तेल हम शरीर पर लगाते हैं, त्वचा है, केश्य है, ठीक है, वातग्न है, और कफ पित्तकृत है। वातग्न है इसलिए हम सर्दियों में इसको तिल का तेल खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शीतता की वजह से ऑलरेडी बात पड़ी होती है। तो वातग्न है और कफ पित्तकृत, कफ और पित्त को बढ़ाने में, ठीक है। आप देखो शिम्बी धान्य, शिम्बी धान्य के गुणों में लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, नाच है वृश्य, ना तो ये वृश्य है, नाच है चक्षुष्या, चक्षुष्य भी नहीं है, ठीक है। और कोष्ठ बात प्रकोपनी, कोष्ठ में बात को बढ़ाने वाले होते हैं। और विष्टम्यम से पचते, विषम मतलब पचने में भी परेशानी करते हैं। इसलिए अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनती है, तो आपको दाल खाने के लिए जनरली मना करते हैं, ठीक है। अगर खिलाना है तो उसको मोदक खिला दो, जल्दी पच जाएगा, ठीक है। उड़द की दाल, चने की दाल, इनके लिए मना करते हैं क्योंकि वो सही ढंग से पचेंगे ही नहीं और अभिसंध करेंगे, कोष्ठ में बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो
अलग से नाम है थोड़े से। काकांडोमा आत्मगुप्ता नाम, मांसवत फलादि से। ठीक है, तो काकांडलोमा के गुण और आत्मगुप्ता के गुण किसके समान है? मांस के समान है। बस इतना याद रखो। इस तरह से आपका ये दूसरा वर्ग भी समाप्त हो गया। अब बचा आपका एक तीसरा वाला मांस वर्ग, तीसरा वाला मांस वर्ग आ गया। ठीक है, तो मांस वर्ग में, मांस वर्ग को फिर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है पढ़ने के हिसाब से। तो मैं आगे चल रहा हूँ, जहाँ पर डिवाइडेशन किया है डायरेक्ट वहीं चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये रहा। ठीक है, प्रस्य आदि मांस वर्ग हुई। तो मांस वर्ग को इन्होंने 8 वर्गों में डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा है योनिम अष्टविदाम तेसाम मासानाम परिकृतिका। हम जो मांस वर्ग पढ़ रहे हैं उसको 8 भागों में डिवाइड किया हुआ। कैसे किया हुआ है? प्रस्य है, ठीक है, पहला जो वर्ग है वो प्रस्य है। दूसरा भूस है। तीसरा जलज, ठीक है, और चौथा है जलेचर। पांचवा है आपका जांगल। फिर आपका आ गया बिश्किर। फिर आ गया आपका प्रत्युत। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक रहेगा, एक आनूप ये रह गए। ठीक है, 8। इस तरह से ये 8 हो गए। ठीक है, तो ये इनके जो मास है उसके मास का डिवाइडेशन किया हुआ है। ठीक है, प्रसय, प्रसय का मतलब क्या है? प्रसय भक्ष्यंती इति प्रसय एक आस्तेन संज्ञता। जिसका जो भक्षण करते हैं, जो पशु पक्षी भक्षण करते हैं। और आस्तेन मतलब, आस्तेन का मतलब चोरी करना होता है। तो मतलब बलपूर्वक जो किसी से चोरी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे जानवर जो खाने को बलपूर्वक किसी से, दूसरे से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, उसको अपन ऐसे ऐसे जानवरों को प्रसय वर्ग में रखते हैं। ठीक है, भूसे मतलब जो जानवर भूमि के अंदर निवास करते हैं, बिल बना कर रहते हैं, उनको भूसे बोलते हैं। ठीक है, आनूप मतलब जो कि आनूप प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, उन्हें आनूप कहते हैं। और दो ये जो है इनको इम्पोर्टेंट है। एक तो है जलज, जिनको बारिश है बोला है। एक है जलेचर। ठीक है, जलज क्या है? वो जल में निवास करते हैं। परंतु जलेचर क्या है? वो जल में तो निवास करते हैं, तो जल के अंदर चले जाते हैं। मगर जलज तो क्या है? जल के ऊपर रहेंगे। और जलेचर क्या है? जल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। जंगल वाले का कोई खास बात नहीं है, जंगल प्रदेश में रहते हैं वो जंगल हो गए। एक आ गए बिस्किर और प्रत्युत। ठीक है, बिस्किर प्रत्युत में क्या है? जो पक्षी अपने पैरों से हार आहार को खोज रहे हैं। ठीक है, आपने देखा हो पक्षी हमेशा जमीन के खोजते रहते हैं, जो आहारों को कुरेद कर खाते हैं। कुरेद का मतलब सर्च करके खाते हैं, उनको बिस्किर बोलते हैं। और जो चोंच को मार के देखते हैं, ठीक है, चोंच से देखते हैं और फिर आघात करने के बाद फिर उसे खाते हैं, वो होते हैं प्रत्युत। तो थोड़ा सा आपको 2 चीज़ों 4 चीज़ों का याद रखना है। बिस्किर का याद रखना है, प्रत्युत का याद रखना है, जलेचर का याद रखना है और जलेज का याद रखना है। बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे, कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब देखो, प्रस्य है, भूष है, आनूप और बारिज, ये 4 बता दिए। उनके लक्षण बताए हुए चारों के। ठीक है, उन चारों के लिए कॉमन वर्ड यहाँ लिखा है, देखो, प्रत्यय विशेषण मांस मांसना विषकम। और उसमें ही प्रत्यय वाला जो है उसके लिए लिखा है जीर्ण अर्स ग्रहणी दोष सोस अर्ता नाम प्रयोजित। ये निशान लगा है। ठीक है, जीर्ण अर्स ग्रहणी दोष सोस अर्ता नाम। ये देखो आ गया बकरे के मांस के गुण। ठीक है, तो देखो, जो नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं उनको हमेशा
जो मटन है वो ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर में चिकन के। ठीक है, कारण क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, ना अति शीतम, ना तो अधिक शीत है और ना अति गुरु है। ठीक है, और स्निग्धम, ना अधिक स्निग्ध है। ठीक है, तो पचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मांसज आदोसलम, आदोषकर होता है, इसका जो मांस होता है वो आदोषकर होता है। ठीक है, शरीर धातु सामान्यतः ना अभिसंधि और ग्रहण, यानी अभिसंधि भी नहीं होता और ग्रहण कराने वाला होता है। तो ये सब जो है बकरे के जो मांस के गुण है वो सब अच्छे अच्छे गुण बताए हुए हैं। ठीक है, भैंस के भेड़ के मांस का गुण, तो ब्रहणम आविकम गुरु मधुर सीताद मासम। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, बस फिर भी ध्यान रखना ब्रहण करने वाला होता है। आगे वाली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, योनिम अजा आविके, अजा मतलब बकरी और आविक मतलब भेड़। ठीक है, ये अजा और अभी जो है उसका जो योनि है, उसका जो प्रदेश है वो थोड़ा सा अलग है, मिस्र गोचर करके बताया हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मिस्र गोचरम अनिश्चित, उन बकरों में, उन वर्गों में बकरी और भेड़ की गणना नहीं की गई। तो जो हमने अभी जो वर्ग बताया था मांस वर्ग, इस वर्ग में ऐसा बोला है कि बकरी और भेड़ की हमने गणना इसमें नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि ये दो तीन जगह रहते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में भी रह सकते हैं, ये आपके जंगल प्रदेश में रह सकते हैं, तो इनको क्या एक जगह निश्चित स्थान नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है कि इनकी जो योनि है मिस्र गोचर अनिश्चित है, अनिश्चित योनि है। ठीक है, इनको एक जगह नहीं रख सकते, इसलिए इनका अलग से वर्णन किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र गोचर किसको बोला है, या फिर अनिश्चित योनि किसकी है, तो अजा और अभी की अनिश्चित योनि बताइए। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले दे रखा है दर्शन, श्रोतम, मेधा, अग्नि, वयो, वर्ण, स्वर, आयुषम, बहिर्नी, बहिर्नी बोलते हैं अपन मयूर को, हितम, बल्यम, वाताग्नम, मांसुकृत। तो जो मयूर का मांस है, मोर का जो मांस है वो क्या है, दर्शन मतलब आंखों के लिए, स्रोत मतलब सुनने के लिए, मेधा के लिए, अग्नि को बढ़ाने वाला और स्वरदायक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान लगाना है, ये मोर का मांस बोला हुआ है। पर ध्यान रखना मोर को मारना नुकसानदायक है आज के ज़माने में, क्योंकि अपना राष्ट्रीय पक्षी भी बताया हुआ। ठीक है, तो दर्शनम श्रोतम ये इसके लिए फायदेमंद है, मोर का मांस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बल्य है, बात शुक्र है, नीचे देखो, बल्या परम बात हरा, स्वेदन चरणायुधा। ठीक है, चरणायुधा मतलब मुर्गे का मांस। ठीक है, मुर्गे का मांस के लिए क्या बोला है, बलदायक है और बात को हरने वाला है। ठीक है, चरणायुधा। एक नीचे वाले को देखो, तितिरम संजेत शीघ्रम और त्रीन दोसान अनिलोबान, ये दो चीजें बस इसमें ध्यान रखना। ठीक है, चलो बात आज ये कंप्लीट हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, दो और रह गए, इस खत्म ही हो जाएगा नहीं तो। लावा का मांस, इस लावा के मांस को एक बार देखो, लावा कसाय मधुरम अग्निवर्धन, मांस होते हुए अग्नि का वर्धन करता है लावा। ठीक है, और सन्निपात प्रसन्न, तीनों दोषों का सामक है। ठीक है, तेभ्याम लघुतरा किंचितम कपोता वनवासिनम, जो कपोत होता है वो आपका दो तरह के कपोत हो गए, एक जंगल में रहने वाले, एक साधारणतः मिलने वाले। तो इसमें लिखा है कि लघुतरा किंचित कपोता वनवासिनी, जो वन में निवास करते हैं वो लघु होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे लिखा है कि सीता संग्राही स्व अल्प मूत्र कर्च, शीत होते हैं, संग्राही होते हैं और अल्प मूत्र कारक। ये देखो, सस, सस मतलब खरगोश, सस जो सस का जो मांस है वो स्वादु, प्रशस्तम सन्निपाते अनिलावरे।
प्रशस्त है सन्निपातन और अनिल अवरे। अब देखो मैंने बताया था आपको एड़ का मास जो होता है वो छह रस युक्त होता है, ठीक है, ये बताया था ना। तो मधुरा मधुर पाके त्रिदोष समना शिवा, शिवदायक किसको बोला है? एड़ के मास को बोला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट निशान लगाना। एड़ के मास को शिवा, शिव के नाम से जाना जाता है। तो ये छह रस युक्त होता है। छह रस युक्त कौन सा होता है? काला वाला जो होगा, जो काला वाला जो हिरण होगा वो छह रस युक्त होता है। मधुरा मधुरा पाके, ये लाइन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी ना, ठीक है। मधुरा मधुरा पाके त्रिदोष समना शिवा। और जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे वो अपन ने पढ़ी थी अपन ने सिम्बी धान्य में, ठीक है। और वहां क्या लिखा था? मधुरा मधुरा पाके ग्रहाणी रुक्ष शीतला, ठीक है, मकुष्ठ के लिए। तो ध्यान रखना है दोनों चीजें। देखो गाय के मांस के बारे में हमने आपको जब यवागु पढ़ा रहे थे तब बताया था। गाय का जो मांस है उसकी यवागु जो देते हैं वो किसमें देते हैं? विषम ज्वर में देते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा है, गव्यम केवलम बातलेसु पीन से विषम ज्वर है। तो पीनस रोग में और विषम ज्वर में, ये मैंने ऑलरेडी आपको आगे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शुष्क कासम अत्य अग्नि मांस क्षयतम, ठीक है, अत्य अग्नि मांस क्षयतम। अगर किसी को अत्य अग्नि है तो ये अग्नि को मंद करता है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और माइस जो है, माइस तो गुरु होगा, मधुरम स्निग्ध उष्णम गुरु तर्पणम, ठीक है। और माइस का जो मांस है वो स्वपन लाने वाला होता है, स्वप्नम च जनयति, ठीक है। इसका जो मिल्क दूध पड़ेंगे वो भी अपने को स्वपनजनक होता है, तो आगे आएगा वो भी स्वपनजनक बताया जाएगा, ठीक है। देखो शैवाल सस्प भोजित्वात् स्वप्नस्य विवर्जनात्, ठीक है। ऐसी मछलियां जो शैवाल का सेवन करती हैं, घास का सेवन करती हैं, ठीक है, और निद्रा नहीं सेवन करने से, ठीक है, निद्रा का सेवन नहीं करती सही ढंग से, उस मछली को, जैसे रोहित मछली लिखा हुआ है पे, रोहू का मांस, ठीक है। अग्नि दीपक और पकने पर हल्का और महाबलकारक होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको आपको रोहित वाले को याद रखना। दीपनीय है लघु पाको महाबल, ठीक है। एक लास्ट में देखो, मेधा स्मृतिकरम पथ्यम सोसग्नम कूर मुचते। कूर मतलब कछुए का मांस क्या है? मेधा और स्मृति को बढ़ाने वाला होता है, और पथ्य बताया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक देखो चटकम, चटकम च अंडानी च हितानी च क्षीण छतेसु कासेसु हृदय रोगेसु, ये निशान लगा लो, ठीक है। हृदय रोग में बताया चटक का अंड का,